हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता मीडिया प्रभारी की लिस्ट जारी, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अब यहां पर लिस्ट जारी कर दी गई है। कर्नल अजय कोटियाल को बड़ी जिम्मेदारी, तो कर्नल अजय कोटियाल बनाए गए प्रदेश प्रवक्ता। सुरेश जोशी, विनोद सुयाल, खजान दास को प्रवक्ता बनाया गया है। तो मणिक निधि शर्मा, चंदन सिंह बिष्ट बने मीडिया प्रभारी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई। उत्तराखंड बीजेपी प्रवक्ता मीडिया प्रभारी की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें कर्नल अजय कोटियाल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। सुरेश जोशी, विनोद सुयाल, खजान दास भी प्रवक्ता बनाए गए हैं। संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, सीधा आपका रुख करना चाहेंगे, जिसका इंतजार यहां पर हो रहा था, अब वो लिस्ट सामने आ गई और कर्नल अजय कोटियाल को बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो भाजपा की मीडिया पैनल की लिस्ट आई है उसमें कुछ नाम तो ऐसे हैं जो पहले से संभावित थे। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन और सरकार की बात को बहुत मजबूती से रखते हैं, चाहे सुरेश जोशी हो, चाहे वीरेंद्र बिष्ट हों, विपिन कैंथुला हों, विनोद सुयाल हों, ये तमाम नाम ऐसे थे जिनकी उम्मीद थी कि ये नाम आएंगे। लेकिन कर्नल अजय कोटियाल जो कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हुए थे, उनको प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। इसके पीछे का मतलब ये साफ है, क्योंकि फौजी बैकग्राउंड से आते हैं, सेना के मुद्दों को बहुत प्रमुखता से रखते हैं। तो इसलिए सरकार और संगठन की ओर से जो सेना को लेकर कभी भी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया होगी तो वो कर्नल कोटियाल के जरिए आएगी। और दूसरा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा रहे हैं, राजनीति को समझते हैं, तो इसलिए भी उनको प्रमुख रूप से जगह दी गई है। इसके अलावा अगर बात करूं तो देखिए, युवाओं के तौर पर विपिन कैंथुला को दोबारा मौका मिला है। विपिन कैंथुला पिछली बार पहली बार प्रवक्ता बनाए गए थे और बहुत सही तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल को किया था, इसलिए इस बार उनको दोबारा से मौका मिला है। खजान दास क्योंकि दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तीसरी बार के विधायक हैं और पार्टी में बड़ा कद रखते हैं, इसलिए उनको भी देश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अगर बात करूं तो कुमाऊं से प्रकाश रावत क्योंकि संगठन के पुराने नेता हैं और कुमाऊं की बेहतर जानकारी रखते हैं, वो कुमाऊं से बनाए गए हैं। इसके अलावा महिला नेत्रियों के नाम पर मधु भट्ट, हानि पाठक और सुनीता विद्यार्थी, इन 3 लोगों को भी प्रदेश प्रवक्ता में शामिल किया गया है। कुमाऊं से एक और नाम है हेमंत द्विवेदी का, जो पुराने नेता रहे हैं, पहले दर्जा मंत्री रहे हैं, इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। और सुरेश जोशी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में है, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, तमाम पदों पर रह चुके हैं। इसलिए बहुत बैलेंस और बहुत अनुभवी लोगों की ये टीम है। साथ ही शहर प्रभारी के तौर पर मणिक निधि शर्मा को शामिल किया गया, चंदन बिष्ट को शामिल किया गया, संजीव वर्मा, कमलेश उनियाल और राजेंद्र नेगी, इन तमाम लोगों को शामिल किया है। यानी एक मजबूत संगठन की ओर से जवाब जाए, इसलिए अनुभवी नेताओं को तमाम जगह पे। बिल्कुल सुरेंद्र, और काफी मंथन के बाद अब ये लिस्ट भी सामने आ चुकी है। अहम जिम्मेदारी यहाँ पर, इस जिम्मेदारी पर किस तरह से खरा उतरेंगे देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, चंपावत दौरे पर रहे सीएम धामी, तो सीमा सड़क संगठन के कार्यक्रम में हुए शामिल। चंपावत को लाखों रुपए की योजनाओं की सौगात सीएम धामी ने दी। तो बता दें 84 लाख का 17.93 लाख की 30 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम धामी की तरफ से किया गया। तो सीएम धामी ने टनकपुर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। पर्यटन विकास को लेकर सीएम धामी ने बोलते हुए कहा कि सड़क निर्माण और यात्री सुविधा को लेकर सरकार संकल्पित है और एक एक कर अपने वादों को धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही। तो 30 योजनाओं की बड़ी सौगात सीएम धामी की तरफ से। तो उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोजगार मेले का शुभारंभ यहां पर किया गया। तो साथ ही सीएम धामी चंपावत दौरे के दौरान की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, किस तरह से जमकर उनका स्वागत किया गया। तो कई कार्यक्रमों में इस दौरान सीएम धामी शामिल हुए। तो बता दें कि इस दौरे के दौरान सीएम धामी ने टनकपुर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। तो साथ ही उन्होंने चंपावत जिले की 30 योजनाओं लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तो साथ ही सीमा सड़क संगठन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम धामी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पर्यटन विकास को लेकर प्रदेश सरकार जो है वो संकल्पित है और उन्हीं तमाम योजनाओं पर अमलीजामा पहनाया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको उसी दौरान की दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने कई योजनाओं की सौगात यहां पर
दी, जिसके बाद जो जनता है वो भी काफी गदगद नजर आए। तो सड़क निर्माण, यात्री सुविधाओं पर सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, उस पर जोर दिया जा रहा है, पूरी तरीके से फोकस है। ये इस कार्यक्रम में भी उनकी तरफ से संबोधन में जिक्र किया गया। तो चंपावत दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में सीएम धामी शामिल रहे। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो जमकर स्वागत भी किया गया और जो चंपावत की जनता ने उन पर भरोसा जताया, उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश लगातार उनकी तरफ से जारी। से शोभला तक CL9 मार्ग का 2 लेन में चौड़ीकरण भी स्वीकृत हुआ है एवं सर्वे का कार्य चल रहा है। शोभला से टीडांग तक मार्ग करीब करीब CPW द्वारा पूरा किया जा चुका है। टीडांग के आगे जौली कांग तक बिडांग होते हुए मार्ग का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है एवं सर्वे कार्य प्रगति पर है। तवाघाट से लेकर सिंदला पास होते हुए जौली कांग तक सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाने से आदि कैलाश तक वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा। से शोभला तक CL9 मार्ग का 2 लेन में चौड़ीकरण भी स्वीकृत हुआ है एवं सर्वे का कार्य चल रहा है। शोभला से टीडांग तक मार्ग करीब करीब CPW द्वारा पूरा किया जा चुका है। टीडांग के आगे जौली कांग तक बिडांग होते हुए मार्ग का निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है एवं सर्वे कार्य प्रगति पर है। तवाघाट से लेकर सिंदला पास होते हुए जौलीकांग तक सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाने से आदि कैलाश तक वैकल्पिक मार्ग बन जाएगा। और संवाददाता गिरीश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गिरीश, चंपावत दौरे पर रहे सीएम धामी और इस दौरान 30 योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, बड़ी सौगात चंपावत वासियों को। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज टनकपुर क्षेत्र में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़े रोजगार मेले का उद्घाटन किया था, जिसमें कि लगभग 40 से अधिक कंपनियों ने यहाँ पे प्रतिभाग किया था और युवाओं को रोजगार की तरफ उन्होंने एक यहाँ पे घर पर ही रोजगार देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। साथ ही उन्होंने यहाँ पे चंपावत जिले की विभिन्न विकास योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। जी बिल्कुल, साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और फिलहाल बहुत शुक्रिया गिरीश तमाम जानकारी के लिए। तो रोजगार मेले का जब शुभारंभ किया तो साथ ही चंपावत की जनता को भरोसा दिलाया कि जो वादा किया गया है उन्हें धरातल पर जरूर उतारेंगे। तो बता दें कि यहां पर कई लाख की सौगात जो है चंपावत वासियों को सीएम धामी की तरफ से दी गई। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र भेजा गया है। जीआरपी थाना हरिद्वार में दर्ज किया गया केस। तो पत्र में यूपी के कुछ स्टेशनों के भी नाम, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। तो पत्र में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम का जिक्र हुआ है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह से धमकी भरा पत्र ये सामने आया उस दौरान काफी हड़कंप यहाँ पर। तो हरिद्वार से ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र भेजा गया, जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र इस पत्र में। तो जीआरपी थाना हरिद्वार में इसके खिलाफ जो केस है वो दर्ज कर लिया गया है, जांच पड़ताल जारी है। और ये भी बात यहां पर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि पत्र में यूपी के कुछ स्टेशनों के नाम भी शामिल किए गए हैं, उन्हें भी उड़ाने की धमकी। तो सबसे पहले ये खबर आपको हम बता रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, और किस तरह से एक्शन में और एक्टिव नजर आ रही है जीआरपी पुलिस, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जांच पड़ताल की जा रही है। तो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम का जिक्र पत्र में किया गया है। 10 अक्टूबर को अभी एक साधारण डाक से यहाँ स्टेशन अधीक्षक को लगभग 3:45 बजे पत्र प्राप्त होता है, जिसमें कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन और अन्य कई रेलवे स्टेशन का उत्तराखंड में जिक्र किया गया है। हमारे धाम का भी इसमें जिक्र किया गया है और ऐसा जिक्र है कि उनको बम से उड़ाने की धमकी है। इस प्रकार के पत्र पूर्व में भी प्राप्त हुए हैं। हम लोग मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कोई ना कोई इसमें कार्रवाई हम लोग तह तक पहुंचने की कर पाए। तो संवाददाता तुषार भी हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम से पत्र आया था। 10 अक्टूबर को ये जो हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक है उसके पास डाक के माध्यम से पत्र पहुंचा था। और जैसे ही ये पत्र वहां पहुंचा तो
होश उड़ गए पुलिस अधीक्षक के। और उसके बाद जब ये आगे इसको आला अधिकारी को उसका बारे में बताया गया तो पहली बार उत्तराखंड में ऐसे पत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये उत्तराखंड में पहली ऐतिहासिक है कि जो ये धमकियां दी जाती थी इसके खिलाफ कभी पहले कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन इस बार पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है, क्योंकि पहले भी कुछ दिनों पहले सहारनपुर से 2 आतंकी पकड़े गए थे कि हरिद्वार के रहने वाले थे, जो सलीमपुर में रह रहे थे। तो इसको भी पुलिस ने गंभीरता से लिया है और साथ साथ 4 टीमें इसमें गठित की गई है, जिसमें एसओ हरिद्वार, जीआरपी के जवान है और साथ साथ लश्कर से भी लिए गए हैं। और ये जो धमकी है वो दी गई है 25 जो अक्टूबर है उसमें कई रेलवे स्टेशन के नाम है। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन, उत्तराखंड के कई रेलवे स्टेशन है, चाहे वो हरिद्वार हो, काशीपुर हो, लक्सर हो, और साथ साथ वेस्टर्न यूपी के बीच में कई रेलवे स्टेशन का नाम। बिल्कुल तुषार, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जांच पड़ताल इस पूरे संदर्भ में जारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर, नए शंकराचार्य के पट्टाभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। तो गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने समर्थन नहीं किया है। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने दायर किया हलफनामा। तो नए शंकराचार्य की नियुक्ति को बताया पूरी तरह से झूठ। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित इस संदर्भ में किया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति का विरोध यहां पर हुआ था। तो 18 अक्टूबर को मामले पर अब अगली सुनवाई होगी। ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में होनी थी नियुक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में ज्योतिष पीठ के नए शंकराचार्य के रूप में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। 18 अक्टूबर को इस पूरे संदर्भ में अगली सुनवाई यहां पर की जाएगी। क्या कुछ दलीलें होंगी देखना होगा। तो जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस नागरत्ना की पीठ को सूचित किया और अब फिलहाल 18 अक्टूबर पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान। तो चारधाम यात्रा ने बनाए नए रिकॉर्ड और अब तक 40 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा ने अपने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं और अब तक 40 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। तो चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का ये बड़ा बयान आपको हम बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी बता दें कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन से लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्था की थी और इस बीच सीएम धामी का बड़ा बयान। जो हमारी यात्रा चली है चारधाम की यात्रा, चारधाम यात्रा में अब के साल रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं। 40 लाख यात्रियों ने और पर्यटकों ने, श्रद्धालुओं ने अभी तक यात्रा में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बढ़ेंगे आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा में हेली सेवा को लेकर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। तो बता दें कि जहां महाराष्ट्र के 70 यात्री ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं, सभी तीर्थयात्रियों को बिना दर्शन के वापस ही लौटना पड़ा। तो फिलहाल साइबर क्राइम विभाग में मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल केदारनाथ यात्रा इन दिनों आखिरी चरण में है। 27 अक्टूबर में केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे और ऐसे में बड़ी तादाद में तीर्थयात्रियों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच ये ठगी का पूरा मामला, इस बीच फर्जी हेली सेवा के नाम पर धोखाधड़ी का ये मामला लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 70 लोगों के साथ आए थे सर, और केदारनाथ से हमने ऑनलाइन किया था, मतलब एप्लीकेशन किया था। तो 70 लोगों का टिकट देने के लिए हमें राहुल राणा करके कोई है, उन्होंने कॉल किया कि आपको टिकट चाहिए तो हम ऑनलाइन बुकिंग करा देते हैं। तो हमने 70 लोगों का बुकिंग किया। उन्होंने 7,750 रुपये से ऐसा टिकट से 5,89,000 रुपये हमसे लिए। हमने अकाउंट पे उन पर डाले। फिर वो टिकट भी उन्होंने ऑनलाइन भेजे हमें, लेकिन वो टिकट हम पवन हाउस चले आए तो पवन हाउस वाले बोले फ्रॉड है, आप उधर काउंटर पे जाइए। तो हम काउंटर पे आए तो एक टिकट है। देखिए, कुछ शिकायतें पुलिस को प्राप्त हुई हैं, जिसमें कि कुछ लोगों ने जो ऑनलाइन टिकट्स बुक कराई थी वहां उन्हें गलत साइट पर जाकर बुकिंग करा दी या किसी फ्रॉडस्टर ने उनको चीट करके फर्जी टिकट उनको पकड़ा दी थी। तो ऐसी सभी शिकायतों पर पुलिस के द्वारा जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाती है। लगभग 7 केसेस में पुलिस ने इनमें मुकदमा दर्ज किया है
और 4 केसेस में से वर्कआउट भी हो गए हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य ऐसे प्रकरण भी हैं जिनमें जो पीड़ित हैं उनको उनकी जो पैसे थे वो वापस दिलवाए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रुद्रप्रयाग पहुंची पवित्र छड़ी यात्रा। तो छड़ी यात्रा का जोरदार स्वागत इस दौरान। तो केदारनाथ से बद्रीनाथ बागेश्वर जाएगी छड़ी यात्रा। तो 24 सितंबर को इतवार से ये यात्रा शुरू हुई थी और फिर रुद्रप्रयाग पहुंचने पर जोरदार स्वागत छड़ी यात्रा का किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग पहुंची पवित्र छड़ी यात्रा। तो छड़ी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह है। जो साधु संत है वो भी काफी उत्साहित है और रुद्रप्रयाग पहुंचने पर जोरदार स्वागत छड़ी यात्रा का। तो केदारनाथ से बद्रीनाथ बागेश्वर जाएगी छड़ी यात्रा। तो 24 सितंबर से इस छड़ी यात्रा की शुरुआत यहां पर की गई थी और अब रुद्रप्रयाग पहुंची। उसी दौरान की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पवित्र छड़ी यात्रा को लेकर साधु संत समाज के लोग हैं जो इस यात्रा में शामिल है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद किस तरह से जोरदार स्वागत यहां पर किया गया उसकी ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो बता दें कि रुद्रप्रयाग के बाद केदारनाथ से बद्रीनाथ और फिर बागेश्वर जाएगी छड़ी यात्रा। 22 तारीख से यात्रा प्रारंभ हुई और हरिद्वार से 9 अक्टूबर को यात्राएं प्रारंभ होकर गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद आज ये रुद्रप्रयाग में पहुंची है। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म से जो विखंडित हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, पुनः सनातन धर्म में रहें। उत्तराखंड ये देवताओं की भूमि रही, यहाँ अवैदिक मतों के लोग जो अपना कब्जा जमा रहे हैं उनको यहाँ से बाहर होना चाहिए। आचार्य जी ने हरिद्वार से उत्तराखंड के मठ मंदिरों का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु दिग्विजय यात्रा निकाली थी। ये धार्मिक यात्रा निकलती है और उस कुछ काल के लिए बंद हो गई थी, लेकिन पीछे हमारे माननीय मुख्यमंत्रियों के सहयोग से और हमारे सभी साधु संतों के प्रयास से पुनः ये छड़ी यात्रा प्रारंभ हुई। इसको तो कैलाश विजयवर्गीय का उत्तराखंड दौरा। तो हल्द्वानी में बूथ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। संगठन के कार्यक्रम को लेकर यहां पर इस बैठक में मंथन किया गया। तो 16 अक्टूबर को देहरादून में बीजेपी की बड़ी बैठक और ये इस दौरे के दौरान की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां पर पदाधिकारियों के साथ मंथन करते नजर आए कैलाश विजयवर्गीय। तो संवाद कार्यक्रम 16 अक्टूबर को सीएम धामी से मुलाकात करेंगे। 17 अक्टूबर को मेयर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम। तो उत्तराखंड के दौरे पर है कैलाश विजयवर्गीय और आज पदाधिकारियों के संग बैठक यहां पर उनकी तरफ से की गई। मंथन कई बूथ पदाधिकारियों के साथ यहां पर तो संगठन के कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। अब 16 अक्टूबर को देहरादून में बीजेपी की बड़ी बैठक है। पदाधिकारियों के साथ यहां पर भी मंथन होगा, संवाद कार्यक्रम होगा। तो 16 अक्टूबर को सीएम धामी से भी मुलाकात करेंगे। तो काफी अहम ये दौरा कैलाश विजयवर्गीय का यहां पर रहने वाला है। तो 17 अक्टूबर को मेयर जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय। पन्ना प्रमुख को ये पता होना चाहिए कि हमारे बूथ में कितने वोटर हैं, उन वोटरों में कितने मकान की संख्या है, तो ये सारी चीज पता होनी चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर, काशीपुर बवाल मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। तो 1 लाख का इनामी खनन माफिया जफर गिरफ्तार हुआ। एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ इनामी माफिया जफर। तो पुलिस से बचकर दिल्ली भागने की फिराक में था जफर, लेकिन उससे पहले पुलिस ने ये बड़ा शिकंजा उस पर कसा। लंबे वक्त से उसकी तलाश यहां पर की जा रही थी। तो काशीपुर में मुरादाबाद पुलिस पर हमला जो है जफर ने किया था। तो हमले में 6 यूपी पुलिसकर्मी घायल हुए थे। काशीपुर खनन माफियाओं को पकड़ने गई थी यूपी पुलिस, लेकिन इस दौरान नाकामयाब रही। लेकिन अब गिरफ्तारी यहां पर कर ली गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो 1 लाख रुपए का इनाम भी जो है जफर पर घोषित किया गया था। तो काशीपुर बवाल मामले में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब 1 लाख रुपए का इनामी खनन माफिया जफर गिरफ्तार हुआ है। अब उससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो एनकाउंटर के बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। तो पुलिस से बचकर दिल्ली भागने की फिराक में था जफर, जिसकी भनक पुलिस को लगी और उसके बाद पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बड़ी सफलता पाई है। तो काशीपुर में मुरादाबाद पुलिस पर हमला जो है जफर ने किया था, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो काशीपुर खनन माफिया को यूपी पुलिस जो है वो पकड़ने गई थी और अब जाकर जो है जफर पर ये बड़ा शिकंजा
कसा गया है। तो उस पर शिकंजा कसने के लिए इनाम भी घोषित किया गया था। 1 लाख रुपए की राशि यहां पर घोषित की गई थी और अब उस पर शिकंजा कस लिया गया है। पुलिस गिरफ्त में है, उससे पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो पैर में गोली लगने से इस दौरान घायल हुआ था जफर। एनकाउंटर के बाद ये बड़ी सफलता पुलिस को। तो यूपी पुलिस भी खनन माफिया जफर पर शिकंजा कसने के लिए उत्तराखंड गई थी तलाश में। 12 अक्टूबर को काशीपुर में जफर के ठिकाने पर दबिश जो है वो दी गई थी और इस दौरान जो है कई पुलिसकर्मी घायल हुए। तो जफर के खिलाफ दबिश के दौरान इलाके में बवाल भी बढ़ता हुआ नजर आया था। तो स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी थी। 6 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए थे और अब जाकर ये पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो फायरिंग में जेएस ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की भी मौत हुई थी। तो बवाल जो है वो यहाँ पर कार्रवाई के दौरान 12 अक्टूबर की बवाल बढ़ता दिखाई दिया। तो पुलिस से बचकर दिल्ली भागने की फिराक में था जफर और अब उस पर शिकंजा कस लिया गया है। पूछताछ यहां पर की जाएगी उससे। इस पूछताछ में कई और बड़े खुलासे, कई और नामों के खुलासे भी हो सकते हैं जिन पर भविष्य में कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो काशीपुर में खनन माफिया को पकड़ने गई थी यूपी पुलिस। 12 अक्टूबर को बवाल इस कार्रवाई के दौरान बढ़ता नजर आया। और अब हरिद्वार से बड़ी खबर है। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन सख्त। तो भगत सिंह चौक से ज्वालापुर तक गरजा बुलडोजर, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हरिद्वार से, जहां पर अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन जो है पूरी तरीके से सख्त होता दिखाई दिया। भगत सिंह चौक से ज्वालापुर तक जो बुलडोजर है वो यहां पर गरजता हुआ नजर आया। तो कई जगह पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हरिद्वार में देखने को मिली। ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ किस तरह से प्रशासन का ये पीला पंजा चलता नजर आया वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भगत सिंह चौक से ज्वालापुर अवैध अतिक्रमण को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस दौरान एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ साथ कई आला अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो दरअसल हरिद्वार में 17 विभागों की संपत्ति पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई थी। इसी को लेकर सरकारी जमीन से कब्जा मुक्त कराने का अभियान आज से एक बार फिर से शुरू किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज हम भगत सिंह चौक से लेकर के आज का हमारा टारगेट है दुर्गा चौक तक का ये अतिक्रमण जो है ये हटाना है। बाकी इसमें कुछ लोगों के अभी ऑब्जेक्शन हैं जो सुनवाई के स्तर पर हैं और इसी के साथ साथ उन पे भी हियरिंग हो रही है और अतिक्रमण हटाने का जो ये प्रोग्राम है ये चलता रहेगा। अतिक्रमण हटने के बाद जो संबंधित जो SHO होगा उसकी ड्यूटी होगी कि वो दोबारा जो है वहां पर अतिक्रमण न होने दें। अवैध निर्माण को लेकर ऋषिकेश में प्रशासन एक्शन में है, जहां MDDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध निर्माणों को सील किया है। ये पूरी कार्रवाई मेयर अनीता ममगाई के निर्देश पर की गई। दरअसल शुक्रवार को आला अधिकारियों के साथ बैठक में मेयर ने अवैध निर्माण को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी और उसके बाद अब जो प्रशासन है वो एक्शन में नजर आ रहा है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था, जिसकी बानगी जो है वो इन तस्वीरों के जरिए भी दिखाई पड़ रही है। जिसके बाद आज 3 में से 2 इमारतों को सील किया गया। तो सीलिंग कार्रवाई के दौरान की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर ऋषिकेश से, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ किस तरह से प्रशासन जो है उसकी कार्रवाई तेज होते हुए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। तो अवैध निर्माण को लेकर ऋषिकेश में भी प्रशासन जो है वो एक्शन मोड में नजर आया। तो MDDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध निर्माणों को सील किया और उसी दौरान कार्रवाई की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो शुक्रवार को पहले आला अधिकारियों के साथ मंथन यहां पर किया गया था। अवैध निर्माण को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई थी, जिसके बाद कार्रवाई का निर्देश दिया था और अब 3 में से 2 इमारतों को सील कर दिया गया है। तो 2 आपके टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार और ऋषिकेश की, जहां प्रशासन किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है वो उसकी बानगी दिखाती है। 2 तस्वीरें हैं जहां हरिद्वार में भी जो बुलडोजर है वो यहां पर गरजता नजर आया। तो वहीं दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की, जहां 2 इमारतों को सील किया गया है। तो अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन कितना गंभीर है, कितना मुस्तैद है, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हालांकि ऋषिकेश की बात करें तो पहले आला अधिकारियों के मंथन यहां पर हुआ, फटकार लगी थी हिलावाली को लेकर और उसके बाद किस तरह से एक्टिव मोड में वो तस्वीर में देख रहे हैं।
बढ़ेंगे आगे। उधम सिंह नगर के जसपुर में कोर्ट के आदेशों के बाद सुरेंद्र चौहान निवासी वीरपुरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि बीते 2 महीने पूर्व सरीना नाम की महिला ने सुरेंद्र चौहान पर नौकरी लगवाने के नाम पर पैसा लेने का आरोप लगाया था। 2 साल बीतने के बावजूद भी न नौकरी मिली और न ही जो है वो पैसे वापस हुए हैं। तो इसके बाद महिला ने अदालत की शरण ली है, जिसके बाद सुरेंद्र चौहान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया और अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को बड़ी राहत। तो बर्खास्तगी आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगी है। कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। तो हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश। तो न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने सुनवाई की। विधानसभा सचिवालय से 4 हफ्तों के अंदर जवाब भी मांगा गया है। तो सचिवालय रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। हाईकोर्ट का ये आदेश, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लगातार सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है। तो विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों को बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ दायर 102 से ज्यादा कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय के आदेश के मुताबिक जो बर्खास्ती है अभी फिलहाल रोक दी है। जो बर्खास्त कर्मचारी है वो काम करते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से दिल्ली का सफर अब और आसान हो गया है। दरअसल देहरादून से दिल्ली तक 5 इलेक्ट्रिक बस सेवा आज से शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बसों को हरी झंडी दिखाई, रवाना किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रा सुविधा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले वक्त और दिल्ली तक और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन जो है वो जल्द शुरू किया जाएगा। तो देहरादून से दिल्ली तक का जो सफर है वो आसान आज से। तो वही उत्तराखंड बने 22 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा किराए की बिल्डिंग पर चल रहा है, जिस पर आज परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने चिंता व्यक्त की है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि सुविधा देने का जिम्मा एमकी कंपनी का है। अगर कंपनी सही सुविधा नहीं देगी तो हम कंपनी को बदल भी सकते हैं। और अब खबर हरिद्वार से, जहां राजाजी टाइगर रिजर्व में लापता बाघिन की तलाश तेज। तो हाथियों के साथ वन विभाग की टीम में तलाश जो है वो जुटी हुई है। तो बता दें कि 20 अगस्त के बाद से बाघिन का पता नहीं चल पाया है। तो बाघिन पर लगा रेडियो कॉलर जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लगातार बाघिन की तलाश जारी है। जो वन विभाग की टीम है और हाथियों की मदद से ये यहां पर गश्त कर बाघिन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम जो कोशिशें हैं वो भी विफल साबित हो रही है। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में लापता बाघिन की तलाश किस तरह से तेज है वो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। तो हाथियों के साथ वन विभाग की जो टीम है वो तलाश में जुटी हुई है। तो 20 अगस्त के बाद से बाघिन का जो पता है वो नहीं चल पाया है। और सबसे बड़ी बाधा यहाँ पर जो बाघिन पर रेडियो कॉलर लगाया गया था कि ताकि वो कहीं मूवमेंट करती है तो उसकी जानकारी यहां पर उपलब्ध हो सके, तो वो रेडियो कॉलर भी अभी काम नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते वन विभाग की चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रही है। तो किस तरह से तलाश तेज है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हाथियों की मदद से वन विभाग की टीम जो है वो यहां पर लगातार बाघिन की तलाश में जुटी हुई है। तो 20 अगस्त के बाद से बाघिन का कोई जो मूव है, जो यहां पर उसने मूवमेंट किया है उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि रेडियो कॉलर जो बाघिन पर लगाया गया था वो काम नहीं कर रहा है। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।